नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सुनकर अनाया गहरी सांस लेती है और अपनी कॉम्प्लिकेटेड नजरों से हर्षवर्धन की ओर दिखती है। तो हर्षवर्धन भी उसे शांत करते हुए बोला, जान साफ साफ बताओ बात क्या है। अब तक तो मिस्टर वर्मा और मिस्टर मुरली भी समझ चुके हैं कि बात जरूर कोई गंभीर है। तो अनाया हर्षवर्धन की ओर देखकर बोली, वर्मा अंकल को रैप्डोइड ट्यूमर है। यह सुनकर तो हर्षवर्धन भी चौंक गया और मिस्टर वर्मा भी डर गए। हालांकि उन्हें यह समझ नहीं आया कि यह कौन सी बीमारी है, लेकिन वह ट्यूमर का मतलब समझते थे। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, रिबॉइड ट्यूमर यह मस्तिष्क कैंसर का एक बहुत ही दुर्लभ रूप है। यह कैंसर बच्चे या फिर बुजुर्ग में देखा जाता है। चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। वही ट्यूमर की बात सुनकर तो मिस्टर वर्मा परेशान आवाज में बोला, बेटा क्या यह बात पक्की है। अभी अनाया इस बात का कोई जवाब देती, उससे पहले ही हर्षवर्धन गहरी आवाज में बोला, अगर इन्होंने यह कहा है तो इसका मतलब यह सही है, क्योंकि वर्ल्ड बेस्ट जीनियस डॉक्टर एना मेडिकल की फील्ड में कभी कोई गलती नहीं करती। वही हर्षवर्धन के मुंह से अनाया की असली आइडेंटिटी जानकर तो वह दोनों ही चौंक गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह लीजेंडरी डॉक्टर जो इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है कि उनके जेंडर के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं और हमेशा अनुमान ही लगाते रहते हैं, वह उनके सामने बैठी है। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि अभी अभी अनाया ने क्या कहा है। तो मिस्टर मुरली परेशान आवाज में बोले, बेटा अगर यह सच है तो फिर इसका इलाज क्या है। अनाया पहले तो हिचकिचा रही थी, तो मिस्टर वर्मा समझ गए कि अनाया क्यों हिचकिचा रही है। जाहिर की बात है कि पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन के बारे में अगर पेशेंट के सामने ही बात की जाए तो वह मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। तो मिस्टर वर्मा अनाया को समझाते हुए प्यार से बोले, बेटा तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे कोई बीमारी है। बस बात इतनी थी कि कोई भी डॉक्टर इस बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा था। आज तुम्हें पता चल गया कि मुझे क्या बीमारी है। मुझे मेरी कंडीशन साफ साफ बताओ। तो अनाया गंभीर आवाज में बोली, अंकल मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आपका ट्यूमर लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। अभी आपको एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन पिछले हफ्ते से शायद अब चीज भूलने लगे होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ घंटे पहले की चीज भी आपको याद ना हो। यह सुनकर मिस्टर वर्मा को भी याद आया कि वह बिजनेस की डील में भी कई बार गलतियां कर चुके हैं और उनके परिवार वालों ने तो उन्हें आराम करने को भी कह दिया था, लेकिन मिस्टर वर्मा ही थे जो मान नहीं रहे थे। आपको जल्द से जल्द सर्जरी करवानी होगी, यही इसका आखिरी इलाज है। यह सुनकर हर्षवर्धन परेशान आवाज में बोला, बीवी कितना वक्त है अंकल के पास। अनाया गहरी सांस लेकर बोली, मेरी मानो तो अगर अभी सर्जरी हो सकती है तो कल का इंतजार ना करें, क्योंकि यह कोई मामूली ट्यूमर नहीं है, यह काफी दुर्लभ किस्म का ट्यूमर है। अगर यह फट गया तो सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। इसमें वर्मा अंकल की डेथ तो नहीं होगी, लेकिन वह जिंदगी भर के लिए कोमा में चले जाएंगे और उनका वापस उठना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उनके ब्रेन के सारे सेल्स डैमेज हो चुके होंगे। बस उनके शरीर का बाकी का हिस्सा काम करता रहता है, जो जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं होगा। वही अनाया की पूरी बात सुनकर वह तीनों ही एक पल के लिए डर गए, क्योंकि ऐसी हालत से तो मौत बहुत अच्छी थी। तभी मिस्टर मुरली बोले, लेकिन आज तक वर्मा की हालत के बारे में डॉक्टर पता क्यों नहीं लगा पाए। तो अनाया गहरी सांस लेकर बोली, क्योंकि वर्मा अंकल का ट्यूमर कोई मामूली ट्यूमर नहीं है, यह खास किस्म का ट्यूमर है जिसमें ब्लड कोट की जगह ब्रेन के टिश्यू की एक दूसरे के साथ जोड़कर एक ब्लॉक बनाते हैं, जिसमें लिपिड लिक्विड जमा होता है और जिसे स्कैन करके भी देख नहीं सकते। तो हर्षवर्धन परेशान आवाज में बोला, अगर ऐसा है तो उनकी सर्जरी कैसे पॉसिबल है। तो हर्षवर्धन की ओर देखकर अनाया बोली, इसीलिए तो आज तक कोई डॉक्टर ट्यूमर को डिटेक्ट नहीं कर पाया, और इस ट्यूमर को निकालने के लिए भी ओपन ब्रेन सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। वही यह बात सुनकर तो वह तीनों ही वापस चौंक गए, क्योंकि ब्रेन की ओपन सर्जरी करना इतना भी आसान नहीं है। वैसे भी आज तक इंडिया में ऐसी सर्जरी एक बार भी नहीं की गई थी। वैसे भी ब्रेन के बारे में ऐसी सर्जरी की खासियत होती है कि ब्रेन तो डेड रहता है, लेकिन पेशेंट बाकी सब कुछ अपनी नजरों से देख सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ पेशेंट तो अपनी ब्रेन सर्जरी टीवी पर देखते भी हैं। यह सुन मिस्टर वर्मा गहरी सांस लेकर बोले, क्या इसका कोई इलाज नहीं है। तो अनाया गहरी सांस लेकर बोली, सर्जरी ही सिर्फ इसका इलाज है।
इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। अगर शुरुआती साल में इस बारे में पता चल जाता तो एक्यूपंक्चर से इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन अभी काफी देर हो चुकी है। तो मिस्टर मुरली उम्मीद भरी नजरों से अनाया को देखते हुए बोले, बेटा क्या तुम इसकी सर्जरी कर सकती हो? जैसा कि हर्षवर्धन ने कहा है, तुम लीजेंडरी डॉक्टर ऐना हो, तो तुम कोई भी सर्जरी परफॉर्म कर सकती हो। मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम इसे बचा लो। वो उम्मीद भरी नजरों से अनाया को देख रहे थे। अनाया गहरी सांस लेकर अपने हस्बैंड को देखती है, जिसे जानना चाहती हो कि उसके हस्बैंड का ओपिनियन क्या है। हर्षवर्धन की आंखों में भी एक उम्मीद नजर आ रही थी, क्योंकि वह सच में इन लोगों की रिस्पेक्ट करता था। क्या अनाया करेगी मिस्टर वर्मा की सर्जरी? और क्या इस सर्जरी के करने से अनाया पर आएगी कोई नई मुसीबत? और आगे कौन सा दुश्मन राह देख रहा है उसकी? अब तक आप लोगों ने सुना कि मिस्टर मुरली अनाया को सर्जरी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और अनाया भी अपने हस्बैंड की आंखों की उम्मीद देखकर बोली, ठीक है मैं सहजन करूंगी। फिर वह मिस्टर वर्मा की वह देखकर गहरी सांस लेकर बोली, सर्जरी से पहले आपको कुछ फिजिकल टेस्ट करवाने होंगे, लेकिन एक बार आपको अपनी फैमिली से भी इस बारे में बात कर लेनी चाहिए, ताकि वह भी मेंटली तैयार रहे। इतना बोलकर वह वहां से खाली कागज उठाती है, और उसमें कई सारी टेस्ट और कई सारी मेडिकेशन लिखते हुए मिस्टर वर्मा को देखकर बोली, आप इस कागज को ले जाकर सिटी हॉस्पिटल के दिन मिस्टर बख्शी को दे देना, वो समझ जाएंगे अभी क्या करना है। मिस्टर वर्मा भी खुश थे कि अनाया उनकी सर्जरी के लिए मान गई थी, लेकिन तभी हर्षवर्धन गहरी आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं बीवी, सर्जरी सिटी हॉस्पिटल में नहीं होगी। तो अनाया उसे देखते हुए बोली, हर्ष आप जानते हो कि मैं किसी और टीम के साथ काम नहीं कर सकती। तो हर्षवर्धन उसके बाल को सहलाते हुए प्यार से बोला, बीवी तुम चिंता मत करो, मैंने यह नहीं कहा कि तुम्हारी सर्जिकल टीम बदल जाएगी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सर्जरी सिटी हॉस्पिटल में नहीं होगी। तुम जानती हो अभी भी कई सारे लोगों की नज़र सिटी हॉस्पिटल पर है, और तुम अच्छे से जानती हो कि वहां सर्जरी करने का मतलब है तुम्हारे लिए दुश्मन का बुलावा। यह सुनते ही वहां बैठे हुए दोनों शेयर होल्डर भी समझ गए कि अनाया की आइडेंटिटी इतनी बड़ी है कि वह ऐसे ही कहीं पर भी सर्जरी नहीं कर सकती। वह लोग भी डॉक्टर ऐना की पावर जानते थे। वह किसी देश को झुकाने की ताकत रखती थी, तो उतना ही उसे पर खतरा भी होता था, क्योंकि हर कोई जिंदा रहना चाहता है, और दुनिया में यह अफवाह फैली हुई थी कि डॉक्टर ऐना किसी को अमर भी कर सकती है। तो फिर बड़े बड़े गैंग्स और कई सारी खानदानी एलिट परिवार थे जो अनाया को अपने पास कैद करना चाहते थे, और वह चाहते थे कि सिर्फ अनाया उसके लिए ही काम करें। अगर अनाया इतनी पावरफुल नहीं होती तो अब तक तो वह किसी की कैद में आ भी चुकी होती। हर्षवर्धन की परेशानी बिल्कुल जायज थी, इसीलिए वह दोनों बुजुर्ग भी परेशान थे। तो मिस्टर वर्मा बोले, अगर ऐसी बात है तो बेटा तुम सर्जरी मत करना, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से कोई मुसीबत में पड़ो। यह सुनकर हर्षवर्धन उन्हें देखते हुए बोला, वर्मा अंकल मैं अनाया को सर्जरी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपकी सर्जरी सिटी हॉस्पिटल में नहीं होगी। वही उसकी बात सुनकर वह तीनों कंफ्यूज थे, तो मिस्टर मुरली से रहा नहीं गया, तो वह बोल पड़े, हर्षवर्धन तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। तो हर्षवर्धन गहरी सांस लेकर बोला, वर्मा अंकल की सर्जरी होगी, लेकिन वह सिटी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि मिलिट्री हॉस्पिटल में होगी, जहां से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा सकती। वही उसकी बात सुनकर वह लोग भी समझ गए कि हर्षवर्धन कहना क्या चाहता है, लेकिन मिस्टर मुरली परेशान आवाज में बोले, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। मिलिट्री हॉस्पिटल में हर किसी को एंट्री नहीं मिल सकती, और अगर हमने ऑपरेशन के लिए परमिशन ली भी ली तो वह इतनी जल्दी अप्रूव नहीं होगी। वहाँ के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, शिवाय ऑफिशियल्स के हम यह काम नहीं कर सकते। यह सुनकर हर्षवर्धन उन्हें देखते हुए गंभीर होकर बोला, इस बात की चिंता आप मत कीजिए, इस बात का इंतजार मैं कर लूंगा। वह दोनों शेयर होल्डर भी जानते थे कि हर्षवर्धन की पहचान कितनी ज्यादा है। वह चाहे तो मिलिट्री फोर्स को भी कमांड दे सकता था, तो यह तो सिर्फ एक ऑपरेशन की परमिशन की बात थी। वह दोनों ही रिलैक्स हो गए और अपनी जगह पर खड़े होते हुए प्यार से बोले, आप दोनों लंच कर लेना, अभी हमें चलना चाहिए। उसके बाद मिस्टर वर्मा अनाया के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, शुक्रिया बेटा, तुम्हारी वजह से मैं आगे जिंदगी जी पाऊंगा। यह सुनकर अनाया मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है वर्मा अंकल, आप मेरे हर्ष के लिए काफी इम्पोर्टेंट महत्व रखते हैं। वह आपकी रिस्पेक्ट करता है, इस हिसाब से आप मेरी भी रिस्पेक्ट के लायक है।
यह सुनकर वह दोनों ही मुस्कुरा देते हैं और ऑफिस से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हर्षवर्धन अनाया को एक झटके से अपनी गोद में बिठाते हुए प्यार से बोला, शुक्रिया जान। वही अपने हस्बैंड की बात सुनकर अनाया के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह उसके होठों पर हल्की सी किस करते हुए बोली, शुक्रिया की जरूरत नहीं है हर्ष, मैंने पहले ही आपकी नज़रों में उन दोनों के लिए आदर के भाव देख लिए थे। और जिस इंसान को मेरा हस्बैंड इतनी रिस्पेक्ट देता हो, भला मैं उनकी छोटी सी मदद भी नहीं कर सकती। यह सब सुन हर्षवर्धन उसे गले लगाते हुए बोला, बीवी यह कोई छोटी सी मदद नहीं है जान। जिस तरह से तुमने मुझे एक्सप्लेन किया, उस हिसाब से अगर आज तुमने वर्मा अंकल को चेक नहीं किया होता तो शायद अगले 2 दिनों तक वह जिंदा ही नहीं रहते। यह सुनकर अनाया भी हर्षवर्धन की आंखों में देखते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब तक हर्षवर्धन खामोश हो चुका था। यह देखकर अनाया उसकी आंखों में देखने लगी, जैसे पढ़ना चाहती हो कि उसका हस्बैंड क्या सोच रहा है। लेकिन अनाया देख नहीं पा रही थी, लेकिन वह उसकी फीलिंग्स को महसूस कर रही थी। तभी उसे कुछ याद आया। वह हर्षवर्धन के गले लगाते हुए उसके कान में धीमे से बोली, क्या तुम अंकल आंटी को याद कर रहे हो? तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रहे हो? वहीं अनाया की बात सुनकर हर्षवर्धन की पकड़ भी अनाया पर कस गई, जैसे वह उसके पूछे गए सवाल का जवाब दे रहा हो कि हाँ, मैं अपने मॉम डैड को बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ। जब से उसे पता चला था कि वह जिंदा है, तब से उसके दिल में एक सुकून आ गया था। लेकिन उसके दिल में एक दिली तमन्ना थी कि वह एक बार अपने मॉम डैड को देख ले, फिर चाहे वह दूर से ही क्यों ना सही, लेकिन वो उसे एक बार देखना चाहता था। लेकिन वह भी जानता था कि उसकी मॉम डैड की सेफ्टी के लिए ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। अभी उसे पर काफी लोगों की नजरें है और उसने पिछले कुछ वक्त से अपने सेक्रेटरी से सुना भी था कि उसके चाचा कुछ खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें उसके चाचा का बेटा भी साथ दे रहा है। पिछले कुछ वक्त से उस पर काफी करीब से नजर भी रखी जा रही है। यह सब कुछ याद करके हर्षवर्धन ने अपने दिल की इच्छा को दिल में ही मार दिया। अनाया जो अपने पति के दिल में चल रही उथल पुथल से अनजान थी, लेकिन बस इतना जानती थी कि उसका हस्बैंड काफी बेचैन है। वह उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोली, अभी क्या हुआ? तुम मुझे बताओ, तुम आज काफी बेचैन नजर आ रहे हो। तो हर्षवर्धन उसे वापस गले लगाते हुए डिपेवम में बोला, कुछ खास नहीं बीवी। जब मुझे पता चला था कि डैड मुझे छोड़कर चले गए हैं, तब मेरे दिल में जैसे फीलिंग्स आ रही थी। आज जब तुमने वर्मा अंकल की कंडीशन बताए, तो मुझे वापस वही फिल्म आने लगी। क्योंकि जब मुझे डैड की न्यूज़ मिली थी, तब वर्मा अंकल और मुरली अंकल ने मेरा बहुत साथ दिया था। यहाँ तक कि उनकी कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था मेरे चाचा की ओर से, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और मैं तो इतना टूट चुका था कि मैं इन सब चीजों में ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। मुझे काफी वक्त लगा इन सब से बाहर आने में। इसीलिए जब उनके बारे में यह सब कुछ सुना, तो अंदर से थोड़ी सी बेचैन होने लगी, जैसे उसे कुछ दूर जा रहा हो। अपने हस्बैंड की बात सुनकर अनाया उसे थोड़ी दूर हुई और गौर से उसकी आंखों में देखने लगी, जिसे देखना चाहती हो कि उसके हस्बैंड के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या अनाया जान पाएगी कि हर्षवर्धन क्या सोच रहा है, और क्या हर्षवर्धन मिल पाएगा अपने माँ बाप से? भवानी आगे कौन सी परेशानी लाएगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।